दोस्तों, इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें केवल पढ़ा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। 13 अप्रैल 1919 सिर्फ एक तारीख नहीं थी। यह वह दिन था जब इंसानियत शर्मसार हुई और भारत की आजादी की लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया। पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग आज भी उस दर्दनाक घटना की गवाही देता है। वहां की मिट्टी में आज भी उन मासूम लोगों की चीखें और आजादी की पुकार मानो गूंजती हुई महसूस होती है। लेकिन यह खौफनाक नरसंहार अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे कई वर्षों से बढ़ता अत्याचार, अंग्रेजी हुकूमत का अहंकार और भारतीयों को हमेशा दबाकर रखने की एक गहरी साजिश छिपी हुई थी। साल 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। अपने साम्राज्य को बचाने के लिए उसे भारी संख्या में सैनिकों की जरूरत थी। भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था, इसलिए लाखों भारतीय जवानों को अंग्रेजी सेना में भर्ती किया गया। भारतीय सैनिक यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के युद्ध मैदानों में अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे। हजारों भारतीयों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। भारतीय जनता को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज सरकार उनकी वफादारी का सम्मान करेगी। लोगों को लगने लगा था कि शायद अब भारत को आजादी की दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन अंग्रेजों की सोच कुछ और ही थी। युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया था। इस कानून के तहत पुलिस और प्रशासन को बेहद ज्यादा शक्तियां मिल गई थीं। बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना मुकदमे जेल भेजा जा सकता था, अखबारों और सभाओं पर रोक लगाई जा सकती थी। भारतीयों ने इसे युद्धकाल की मजबूरी समझकर किसी तरह सहन कर लिया, लेकिन 1918 में युद्ध समाप्त होने के बाद भी अंग्रेज पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उल्टा उन्होंने भारतीयों पर और ज्यादा सख्ती शुरू कर दी। अंग्रेज सरकार ने एक नई कमेटी बनाई जिसकी अध्यक्षता जज सिडनी रॉलेट कर रहे थे। इसी कमेटी की सिफारिश पर 1919 में एक नया कानून लागू किया गया जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। यह कानून इतना क्रूर था कि पूरे देश में इसे काला कानून कहा जाने लगा। इस कानून के तहत अंग्रेज सरकार किसी भी भारतीय को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी। बिना किसी मुकदमे के उसे महीनों या वर्षों तक जेल में रखा जा सकता था। किसी को अदालत में अपील करने का अधिकार नहीं था। प्रेस की आजादी लगभग खत्म कर दी गई थी। सभाएं और प्रदर्शन प्रतिबंधित कर दिए गए थे। उस समय लोगों के बीच एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ, ना दलील, ना वकील, ना अपील। यानी अगर अंग्रेज सरकार किसी को दोषी मान ले तो उसके पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। पूरे भारत में इस कानून के खिलाफ गुस्सा फैलने लगा। लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज अब भारतीयों को इंसान नहीं बल्कि गुलाम समझते हैं। शहरों, कस्बों और गांवों में विरोध शुरू हो गया। इसी दौरान महात्मा गांधी ने पूरे देश में सत्याग्रह और हड़ताल का आह्वान किया। अप्रैल 1919 को भारत के कई शहरों में दुकानें बंद रहीं। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। लोग शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजी सरकार का विरोध कर रहे थे। इस आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बना पंजाब। पंजाब में हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो चुके थे। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति यहां कमजोर पड़ती दिखाई दे रही थी और यही एकता अंग्रेज सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। अमृतसर में दो लोकप्रिय नेता लोगों का नेतृत्व कर रहे थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। दोनों नेताओं की जनता में बहुत इज्जत थी। वे लोगों से शांतिपूर्ण आंदोलन करने की अपील कर रहे थे। हजारों लोग उनकी बात सुनने आते थे, लेकिन अंग्रेज सरकार इन दोनों नेताओं की बढ़ती लोकप्रियता से डर गई। 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेज अधिकारियों ने चालाकी से दोनों नेताओं को बातचीत के बहाने बुलाया और गुप्त रूप से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें तुरंत अमृतसर से बाहर भेज दिया गया ताकि जनता को कुछ समझ ही न आए। लेकिन खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। जैसे ही लोगों को पता चला कि उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। वे निहत्थे थे।
वे केवल अपने नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे थे। भीड़ में महिलाएं थीं, बुजुर्ग थे, युवा थे, लेकिन अंग्रेजी पुलिस ने शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चला दीं। कुछ ही सेकंड में सड़कें खून से भर गईं। कई लोग वहीं गिर पड़े। चीख पुकार मच गई। इस घटना ने पूरे अमृतसर को हिला दिया। जनता का गुस्सा अब फूट चुका था। कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी। कुछ सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई। अंग्रेज अधिकारियों पर हमले हुए। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच अमृतसर में एक नए सैन्य अधिकारी को भेजा गया, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। डायर बेहद कठोर और नस्लभेदी सोच वाला अधिकारी था। वह भारतीयों को इंसान नहीं बल्कि दबाकर रखने योग्य गुलाम मानता था। अमृतसर पहुंचते ही उसने शहर को सैनिक छावनी में बदलना शुरू कर दिया। उसने आदेश जारी किया कि 4 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। सभाएं और जुलूस पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिए गए। लेकिन समस्या यह थी कि शहर के बाहर गांवों में रहने वाले हजारों लोगों को इन आदेशों की जानकारी ही नहीं थी। इसी बीच पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार बैसाखी नजदीक आ गया। 13 अप्रैल 1919। लोगों को नहीं पता था कि यह दिन भारतीय इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन बनने वाला है। पंजाब में बैसाखी का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा था। गांवों से हजारों लोग अमृतसर पहुंचे हुए थे। कोई अपने परिवार के साथ स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने आया था, तो कोई मेले और बाजारों की रौनक देखने। पूरे शहर में त्योहार का माहौल था। लोगों के चेहरों पर खुशी थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद अमृतसर की धरती खून से लाल होने वाली है। स्वर्ण मंदिर के पास एक बड़ा मैदान था, जिसे लोग जलियांवाला बाग के नाम से जानते थे। यह कोई सजावटी बगीचा नहीं था। यह चारों तरफ ऊंची दीवारों और मकानों से घिरा एक खुला मैदान था। अंदर आने और बाहर जाने का सिर्फ एक संकरा रास्ता था, और यही रास्ता आगे चलकर हजारों लोगों के लिए मौत का फंदा साबित होने वाला था। उस समय अमृतसर में तनाव का माहौल पहले से बना हुआ था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा था, और डॉ सत्यपाल तथा डॉ सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी ने जनता को और भड़का दिया था। इसी विरोध में कुछ स्थानीय नेताओं ने 13 अप्रैल की शाम जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित करने का फैसला किया। धीरे धीरे लोग वहां इकट्ठा होने लगे। कुछ लोग भाषण सुनने आए थे, जबकि कई लोग केवल बैसाखी की भीड़ के कारण वहां पहुंच गए थे। बच्चे खेल रहे थे। किसान पेड़ों की छांव में बैठे आराम कर रहे थे। महिलाएं अपने परिवार के साथ बातें कर रही थीं। वहां मौजूद ज्यादातर लोगों को यह भी पता नहीं था कि अंग्रेज सरकार ने सभाओं पर रोक लगा रखी है। शाम करीब 4 बजे तक जलियांवाला बाग लोगों से भर चुका था। अनुमान है कि वहां 15,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। माहौल पूरी तरह शांत था। मंच से लोग अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन कहीं भी हिंसा जैसी कोई बात नहीं थी। उधर जनरल रेजिनाल्ड डायर को इस सभा की खबर मिल चुकी थी। डायर पहले ही भारतीयों को सबक सिखाने का फैसला कर चुका था। उसके मन में भारतीयों के लिए नफरत भरी हुई थी। वह चाहता था कि ऐसा डर पैदा किया जाए जिससे भविष्य में कोई भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत न करे। डायर तुरंत अपनी सेना लेकर जलियांवाला बाग की तरफ रवाना हुआ। उसके साथ लगभग 90 सैनिक थे, जिनके हाथों में राइफलें थीं। सैनिकों में गोरखा और बलूच रेजिमेंट के जवान भी शामिल थे। उनके पास भारी मात्रा में कारतूस मौजूद थे। जब डायर जलियांवाला बाग पहुंचा, तब शाम करीब 5:15 बज रहे थे। बाग का रास्ता इतना संकरा था कि उसकी बख्तरबंद गाड़ियां अंदर नहीं जा सकीं। उसने गाड़ियां बाहर छोड़ दीं और सैनिकों के साथ पैदल अंदर दाखिल हो गया। अंदर पहुंचते ही उसने सबसे पहला काम यह किया कि सैनिकों को मुख्य निकास द्वार पर तैनात कर दिया। अब हजारों लोग उस मैदान के अंदर फंस चुके थे। भीड़ को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ लोगों को लगा कि अंग्रेज सभा खत्म करने आए हैं। कुछ लोग अभी भी शांत बैठे हुए थे,
लेकिन डायर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने ना कोई चेतावनी दी, ना लोगों को वहां से जाने का मौका दिया, ना हवा में फायर किया। उसने सीधे अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। यह आदेश सुनते ही सैनिकों ने भीड़ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में पूरा जलियांवाला बाग गोलियों की आवाज से गूंज उठा। लोग चीखते हुए जमीन पर गिरने लगे। हर तरफ भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बंद था। जो लोग दीवारों पर चढ़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें निशाना बनाकर गोली मारी जा रही थी। डायर लगातार सैनिकों को आदेश दे रहा था कि जहां भीड़ ज्यादा दिखाई दे, वहीं गोली चलाई जाए। पूरा मैदान मौत के मैदान में बदल चुका था। किसी का बच्चा उसकी गोद में तड़प रहा था। कोई अपनी मां को उठाने की कोशिश कर रहा था। कई लोग घायल होकर जमीन पर पड़े मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन गोलियां रुक नहीं रही थीं। जब लोगों को लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तब सैकड़ों लोग वहां मौजूद कुएं की तरफ भागे। उन्हें उम्मीद थी कि कुएं में कूदकर शायद वे जान बचा लेंगे, लेकिन कुछ ही पलों में वह कुआं इंसानी लाशों से भर गया। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए कुएं में कूद रहे थे। कई लोग दम घुटने से मर गए, जबकि कई लोग गोली लगने से कुएं में जा गिरे। करीब 10 मिनट तक लगातार फायरिंग होती रही। सैनिकों ने लगभग 1650 गोलियां चलाईं। फायरिंग तब बंद हुई जब गोलियां लगभग खत्म होने लगीं। जब सब कुछ शांत हुआ, तब जलियांवाला बाग एक कब्रिस्तान में बदल चुका था। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। घायल लोग दर्द से तड़प रहे थे। बच्चों की रोने की आवाजें पूरे मैदान में गूंज रही थीं, लेकिन जनरल डायर के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। वह अपनी सेना को लेकर वहां से चला गया, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। कि फायरिंग बंद हो चुकी थी, लेकिन चीखें अभी भी गूंज रही थीं। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि अंग्रेजों ने घायलों की मदद तक नहीं की। डायर ने पूरे शहर में सख्त कर्फ्यू लागू कर दिया। आदेश साफ था, शाम के बाद कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकला तो उसे गोली मार दी जाएगी। उस रात अमृतसर एक खुली जेल बन चुका था। जलियांवाला बाग के अंदर सैकड़ों घायल लोग पूरी रात तड़पते रहे। किसी को पानी नहीं मिला, किसी को दवा नहीं मिली। कई लोग दर्द और खून बहने की वजह से धीरे धीरे दम तोड़ते गए। कहा जाता है कि एक महिला, जिसका नाम रतन देवी था, पूरी रात अपने पति के शव के पास बैठी रही। उसके हाथ में एक लकड़ी थी और वह जंगली जानवरों को अपने पति के शव के पास आने से रोकती रही। चारों तरफ लाशें पड़ी थीं, लेकिन वह रात भर वहां से नहीं हटी। सुबह जब लोग जलियांवाला बाग पहुंचे, तो वहां का दृश्य देखकर हर किसी की रूह कांप गई। जमीन खून से लाल थी। दीवारों पर गोलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। कुएं के अंदर से लाशें निकाली जा रही थीं। हर तरफ मातम पसरा हुआ था। अंग्रेज सरकार ने मरने वालों की संख्या बहुत कम बताई। सरकारी आंकड़ों में लगभग 378 लोगों की मौत बताई गई, लेकिन भारतीय नेताओं और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि वहां 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हजारों घायल हुए थे, लेकिन अंग्रेजों का अत्याचार यहीं खत्म नहीं हुआ। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। लोगों को अपमानित करने के लिए नए नए नियम बनाए गए। कई जगह भारतीयों को सड़क पर पेट के बल रेंगने के लिए मजबूर किया गया। सरेआम कोड़े मारे गए। बिना कारण लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। पूरा पंजाब डर और दहशत में जीने लगा था। जब इस नरसंहार की खबर देश के बाकी हिस्सों में पहुंची, तो पूरे भारत में गुस्से की लहर फैल गई। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अंग्रेज सरकार इतनी निर्दयी हो सकती है। महात्मा गांधी इस घटना से पूरी तरह हिल गए। उन्हें समझ आ गया कि अंग्रेजों से न्याय की उम्मीद करना बेकार है। इसी घटना के बाद गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर भी इस घटना से बेहद दुखी हुए। उन्होंने विरोध स्वरूप अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई
नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, जब देश के लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा हो तब सम्मान के ये पुरस्कार किसी शर्म से कम नहीं हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार ने पूरे देश को बदल दिया था। अब आजादी की लड़ाई केवल अधिकार मांगने की लड़ाई नहीं रही थी, अब यह अंग्रेजी हुकूमत को भारत से बाहर निकालने की लड़ाई बन चुकी थी। इस घटना ने हजारों युवाओं के दिल में क्रांति की आग जला दी। इन्हीं युवाओं में एक छोटा सा लड़का भी था जिसकी उम्र उस समय लगभग 12 साल थी। उस लड़के का नाम था भगत सिंह। जब भगत सिंह को जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में पता चला तो वह अमृतसर पहुंच गया। वहां उसने खून से सनी मिट्टी अपने हाथों में उठाई और उसे एक शीशी में भर लिया। कहा जाता है कि उसने उसी दिन फैसला कर लिया था कि वह अपने देश को अंग्रेजों से आजाद कराकर रहेगा। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा बदला अभी बाकी था। जलियांवाला बाग नरसंहार के पीछे केवल जनरल डायर ही नहीं था। पंजाब का तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर भी इस पूरी घटना का बड़ा जिम्मेदार माना जाता था। उसने डायर के हर फैसले का समर्थन किया था। जलियांवाला बाग में मौजूद लोगों में एक युवा भी था जिसने उस दिन का भयावह मंजर अपनी आंखों से देखा था। उस युवक का नाम था सरदार उधम सिंह। उधम सिंह ने उसी दिन तय कर लिया था कि वह इस नरसंहार का बदला जरूर लेगा। वक्त बीतता गया, भारत में आजादी की लड़ाई और तेज होती गई, लेकिन उधम सिंह अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूले। उन्होंने कई देशों की यात्रा की, अलग अलग जगह काम किया, अपना नाम बदला, पहचान छुपाई, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जलियांवाला बाग के दोषियों को सजा देना। उधर जलियांवाला बाग का खूनी जनरल रेजिनाल्ड डायर कुछ वर्षों बाद बीमारी से मर चुका था, लेकिन इस नरसंहार का एक और बड़ा जिम्मेदार अभी भी जिंदा था, माइकल ओडायर। वह इंग्लैंड में आराम और सुरक्षा के बीच अपनी जिंदगी जी रहा था, मानो उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा न हो। लेकिन सरदार उधम सिंह के दिल में जलियांवाला बाग की वह दर्दनाक शाम आज भी जिंदा थी। उधम सिंह ने ठान लिया कि वह माइकल ओडायर को उसके ही देश में जाकर सजा देंगे। आखिरकार कई वर्षों की तैयारी के बाद उधम सिंह लंदन पहुंच गए। 13 मार्च 1940 लंदन के कैक्सटन हॉल में एक सभा आयोजित की गई थी जहां माइकल ओडायर भाषण देने वाला था। उधम सिंह भी उस सभा में पहुंच गए। उन्होंने बड़ी चालाकी से अपनी रिवॉल्वर एक किताब के अंदर छिपाकर हॉल में प्रवेश किया। सभा खत्म होने का इंतजार किया गया। जैसे ही माइकल ओडायर मंच से नीचे उतरा, उधम सिंह आगे बढ़े। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकाली और सीधे ओडायर पर गोलियां चला दीं। कुछ ही सेकंड में माइकल ओडायर जमीन पर गिर पड़ा। 21 साल पुराना बदला पूरा हो चुका था। हॉल में अफरा तफरी मच गई, लेकिन उधम सिंह भागे नहीं, वे वहीं खड़े रहे। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि संतोष दिखाई दे रहा था। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने यह काम जलियांवाला बाग में मारे गए निर्दोष लोगों के लिए किया है। अंग्रेज सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया। अदालत में भी उन्होंने बिना किसी डर के अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाई। आखिरकार 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटनविल जेल में उधम सिंह को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत ने उन्हें अमर बना दिया। जलियांवाला बाग नरसंहार भारत की आजादी की लड़ाई का ऐसा मोड़ बना जिसने करोड़ों भारतीयों को एकजुट कर दिया। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन हो, भगत सिंह का क्रांतिकारी रास्ता हो या उधम सिंह का प्रतिशोध, इन सब की जड़ों में कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग का दर्द छिपा हुआ था। आज भी अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने बिना हथियार अंग्रेजों की गोलियों का सामना किया। वह कुआं आज भी मौजूद है जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे। दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी उस क्रूरता की गवाही देते हैं। हर साल हजारों लोग वहां जाकर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। जलियांवाला बाग केवल एक स्थान नहीं है, यह भारत के दर्द, संघर्ष और बलिदान की अमर कहानी है। यह घटना हमें याद दिलाती है
कि आजादी कभी मुफ्त में नहीं मिलती। इसके लिए अनगिनत लोगों ने अपना खून बहाया है और शायद इसी वजह से जलियांवाला बाग का नाम सुनते ही आज भी हर भारतीय की आंखों में गुस्सा, गर्व और सम्मान एक साथ दिखाई देता है।